हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसमें हमने 12th क्लास बायोलॉजी का 5वां चैप्टर शुरू कर रखा है। इस 5वें चैप्टर के पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। आज इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है, अर्थात आज हम ये पाठ समाप्त कर देंगे। और इस पाठ का सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो है जल विभव। अंग्रेजी में यदि आप इसे कहोगे तो क्या कहोगे? वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब विभव या शक्ति। किसकी शक्ति? किसका विभव? जल का। यानी शक्ति का मतलब आप ऊर्जा से ले सकते हो। जल विभव वास्तव में क्या है? जल विभव जल के अणुओं की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि इसमें प्रत्येक कण में कार्य करने हेतु कुछ न कुछ एनर्जी जरूर पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हमने इससे पिछले वीडियो में प्रासरण पढ़ा, और प्रासरण में आपने देखा कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो इनमें गमन करने के लिए ये ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं मुक्त ऊर्जा या स्वतंत्र ऊर्जा। यानी प्रत्येक अणु में कोई न कोई कार्य करने के लिए मुक्त ऊर्जा या स्वतंत्र ऊर्जा पाई जाती है। उसी आधार पर हम बना रहे हैं सबसे पहले जल विभव की परिभाषा। ये परिभाषा क्या कहती है? हो सकता है परीक्षा में आपसे 1 नंबर में पूछ लें कि जल विभव की परिभाषा लिखिए या जल विभव क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। किसकी? शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। यहां पर शुद्ध जल का मतलब क्या है? यानी जल के अणुओं की सांद्रता 100% है। शुद्ध जल का मतलब जल के अणु वहां पर 100% है, अर्थात आप कह सकते हो टोटल विलायक हैं। तो उसके स्वतंत्र ऊर्जा जो होगी या मुक्त ऊर्जा जो होगी वो सर्वाधिक होगी। माना जाता है या एक गणना करने के लिए शुद्ध जल की जो मुक्त ऊर्जा है वो सर्वाधिक मानी गई है, जिसे हम शून्य मानते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं शून्य, यानी 0। तो आपसे पूछ ले कि शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा, तो आप कितने बताओगे? 0। और वो 0 सर्वाधिक ऊर्जा है। गणना करने के लिए, निरपेक्ष गणना करने के लिए इसे 0 मान लिया गया है। 0 का आप मतलब गणित की तरह वो मत माना कि नहीं है। यहां पर 0 जो है वो इसकी सर्वाधिक ऊर्जा है। ठीक है। अब यदि हम उस विलायक में विलय मिलाएंगे, कोई भी विलायक है उसमें जब विलय मिलाएंगे तो उसकी मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी। उस विलयन की मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी। अब सर्वाधिक है 0, और यदि कमी आएगी तो वो कहां पर चली जाएगी? माइनस में। इसका मतलब कोई भी विलयन यदि है तो उस विलयन की मुक्त ऊर्जा जो है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। विलयन की मुक्त ऊर्जा सदैव क्या होती है? ऋणात्मक। क्यों? समझ में आया? क्योंकि यदि शुद्ध जल है, विलायक के अणु 100% हैं, तो उसकी ऊर्जा कितनी है? 0, जो कि सर्वाधिक है। अब यदि उस विलायक में हम विलय मिला देंगे तो मुक्त ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। अर्थात विलयन की मुक्त ऊर्जा सदैव क्या होती है? शुद्ध विलायक से सदैव कम होती है। ठीक है। तो यहां पर हम यदि दूसरा लिखें, विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। यानी यहां पर हमारे पास 2 मुक्त ऊर्जा होगी। एक तो है शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, और दूसरी है विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। मान लो
आपके पास एक विलायक है जिसमें जल कितना है 100%। जल कितना है इस पात्र में 100%। यही आपने इसका दूसरा पात्र लिया, इसमें आपने 30% कोई विलय मिला दिया, कोई भी विलय मिला दिया आपने इसमें 30%, तो जल कितना बचा 70%, क्योंकि इसमें 30% क्या है विलय है। आपने इसमें 30% विलय लिए हैं तो 70% क्या हो गया जल। अब इसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा, इसमें जल 100% है तो इसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं जल विभव। तो यहां पर परिभाषा बन गई शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा माइनस विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। विलायक यानी शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को हम जल विभव कहते हैं। क्लियर? ये तो होगी इसकी परिभाषा। अच्छे तरीके से याद रख लेना, 1 नंबर में परीक्षा में पूछी जा सकती है। परिभाषा के पश्चात यदि हम देखें इसका प्रतीक क्या है, तो जल विभव को साई से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे साई। ठीक है, परिभाषा आपकी होगी, प्रतीक इसका क्या होगा जल विभव का साई। मात्रक इसका किस में लिया जाएगा, मात्रक है इसका बार में या वायुमंडल। ज्यादातर जो मात्रक काम में लेते हैं वो कौन सा काम में लेते हैं बार। यानी आपको कहा जाए कि इस जल की मुक्त ऊर्जा इतनी है या इसका जल विभव इतना है तो आप उसको किस में लोगे बार। जैसे एक विलयन है जिसका जल विभव 10 बार है। ठीक है, 10 बार होने का मतलब क्या है कि शुद्ध विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और उस विलयन के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर कितना है 10 बार है। ठीक है, यानी वो अंतर ही तो क्या है जल विभव है। तो परिभाषा हो गई, प्रतीक हो गया, मात्रक हो गया। इसके प्रतिपादक कौन है, यानी जल विभव की अवधारणा जो दी थी वो सर्वप्रथम किसने दी थी। तो 2 वैज्ञानिक अपने पास, पहले हैं आर के स्लेटियर और एस के टाइलर। दोनों वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखना, स्लेटियर और टाइलर। तो स्लेटियर और टाइलर ने सर्वप्रथम जल विभव की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने समझाया कि जल विभव है क्या। एक बार 2 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी पहले परिभाषा के अंदर कि जल की शुद्ध जल जो है यानी टोटल विलायक 100% विलायक यदि है, मान लो 100% जल है, तो उसकी मुक्त ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक होगी। कितनी 0। यदि उसमें विलय मिला देंगे तो मुक्त ऊर्जा में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। अर्थात विलयन के जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सदैव विलायक से क्या रहेगी कम रहेगी। और इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं जल विभव कहते हैं। दोबारा सुन लो परिभाषा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन के जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा को के अंतर को हम जल विभव कहते हैं। प्रतीक इसका हो जाएगा साई, मात्रक इसका हो जाएगा बार या वायुमंडल। और ये अवधारणा जो दी थी वो दी थी आर के स्लेटियर और एस के टाइलर ने। आप सीधे नाम याद रख सकते हो स्लेटियर और टाइलर। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसमें सूत्र की ओर।
आप इसे एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जल विभव जो है उसे समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे प्रतीक इसका क्या है, साई। जल विभव क्या होगा, साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू का मतलब क्या है, जल विभव। डब्ल्यू यानी वाटर, तो साई डब्ल्यू यानी जल विभव किसके बराबर होता है, मैट्रिक्स विभव। एम का मतलब होता है मैट्रिक्स, और साई किसका प्रतीक है, जल विभव का। तो मैट्रिक्स विभव प्लस साई एस, एस का मतलब सोलवेंट यानी विलेय विभव, प्लस साई पी, पी का मतलब पावर यानी दाब विभव। तो जल विभव जो है ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। आपसे पूछ लिया जाए जल विभव कितने कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं, साई एम यानी मैट्रिक्स विभव, इसे आप क्या कहोगे, मैट्रिक्स विभव। साई एस को आप क्या कहोगे, विलेय विभव। और साई पी को आप क्या कहोगे, दाब विभव। ठीक है। प्रासरण की क्रिया में मैट्रिक्स विभव जो है उसको नगण्य माना जाता है। नगण्य मतलब नए के बराबर माना जाता है। वैसे तो जल विभव जो है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है, मैट्रिक्स विभव, विलेय विभव और दाब विभव। लेकिन प्रमुख 2 ही कारक हैं, एक तो विलेय विभव और दूसरा दाब विभव। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि साई एम क्या है, मैट्रिक्स विभव क्या है। मैट्रिक्स का मतलब यहां पर है किसी पदार्थ की सतह। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, किसी पदार्थ की सतह। आप जब किसी पदार्थ को जल में भिगोते हो या जल के संपर्क में लाते हो तो उसकी सतह जितने जल को अधिशोषित करती है, जितने जल को अधिशोषित करती है उसको क्या माना जाता है, मैट्रिक्स विभव। किसी पदार्थ की सतह द्वारा जितना जल अधिशोषित या अंतःशोषित किया जाता है उसको हम मैट्रिक्स विभव कहते हैं। मैट्रिक्स विभव जो है वो कुल जल विभव को थोड़ा सा कम करता है, हालांकि इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, और प्रासरण की क्रिया में तो इसका प्रभाव नगण्य माना जाता है। यानी आप प्रासरण करवा रहे हो तो आप ये मत मानो कि उसकी सतह का कोई फर्क पड़ेगा, न के बराबर फर्क पड़ेगा, गणना में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि मैट्रिक्स विभव कैसा होता है, ऋणात्मक। मैट्रिक्स विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में। अर्थात ये जल विभव को कुछ न कुछ क्या करता है, कम करता है। ठीक है। दूसरा, अब समझते हैं विलेय विभव क्या चीज है। मैट्रिक्स विभव समझ में आ गया, किसी पदार्थ की सतह के द्वारा जितना जल अधिशोषित किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स विभव। और मैट्रिक्स विभव का मान हमेशा किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। यहां पर आप क्या लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जल विभव को क्या करेगा, कम करेगा। मैट्रिक्स विभव के बाद दूसरा देखते हैं अपने विलेय विभव। यहां पर एस लगा दूं, एस का मतलब क्या होगा, विलेय विभव। तो यदि विलेय विभव की चर्चा की जाए तो शुद्ध विलायक में जो कि 100% है उसमें विलेय मिलाने पर जल विभव में कुछ कमी आती है। आपको पता है कि मुक्त ऊर्जा जो है वो विलायक की सर्वाधिक होती है। यदि आप उसमें विलेय मिला दोगे तो मुक्त ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब जल विभव का मान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। जल विभव का मान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। जितना कम होगा वो किसके बराबर होगा, विलेय विभव के बराबर होगा। जितना कम होगा वो किसके बराबर होगा, विलेय विभव। अर्थात विलेय विभव की यदि परिभाषा बनानी पड़े तो क्या बनाओगे, किसी विलायक में विलेय मिलाने पर मुक्त ऊर्जा में जितनी कमी आती है उसे
विलय विभव कहते हैं। और विलय विभव का मान भी किस में आता है? ऋणात्मक में आता है। विलय विभव का मान किस में आता है? ऋणात्मक में आता है। ऋणात्मक में आने का मतलब ये भी जल विभव को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, यानी अभी तक जो हमने मैट्रिक्स विभव देखा है वो भी ऋणात्मक में आया है, और विलय विभव देखा है वो भी ऋणात्मक में आया है। अर्थात ये दोनों क्या करते हैं? जल विभव को कम करते हैं। मैट्रिक्स विभव क्या है? किसी पदार्थ की सतह के द्वारा जितना जल अधिशोषित किया जाता है वो मैट्रिक्स विभव के बराबर होता है। विलय विभव क्या होता है? किसी शुद्ध विलायक में जितना विलय मिलाने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है वो कमी किसके बराबर होती है? विलय विभव के बराबर होती है। लास्ट हम ले रहे हैं दाब विभव, पावर पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलेंगे? दाब विभव। ये दाब विभव क्या होता है? किसी कोशिका के सफित अवस्था में आने पर दाब विभव तभी लगता है जब कोई कोशिका किस में आ जाए? सफित अवस्था में। ये ठीक कैसे होगा? ठीक किसके समान होगा? जो ट्रिगर प्रेशर था। ट्रिगर प्रेशर यानी भीति दाब जो था, ठीक उसकी भांति यहां पर क्या है? दाब विभव है। यानी आप जो डीपीटी में ट्रिगर प्रेशर या डब्ल्यूपी आया था या टीपी आया था, उससे तुलना हम किसकी कर रहे हैं? यहां पर दाब विभव की कर रहे हैं। किसी कोशिका की सफित अवस्था में, ये मान लो कोई कोशिका है, ये फूली हुई अवस्था में है, ठीक है, टर्जिड अवस्था में है, फूली हुई अवस्था में है। फूली हुई अवस्था में कोशिका की भित्ति के द्वारा जितना अभिकेंद्रीय दाब लगता है, किसी कोशिका की सफित अवस्था में या फूली हुई अवस्था में उसकी भित्ति के द्वारा जितना अभिकेंद्रीय दाब लगता है, जितना भीतर की ओर दाब लगता है, वो दाब किसके बराबर होता है? दाब विभव के बराबर होता है। उसको हम क्या कहेंगे? दाब विभव। और दाब विभव का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। बाकी जो दोनों आए थे मैट्रिक्स विभव और विलय विभव, इनका मान कैसा था? ऋणात्मक था। जबकि इसका मान कैसा है? दाब विभव का धनात्मक है। इसका मतलब ये जल विभव को बढ़ाता है। अब सबसे खास बात, जल किधर से किधर जाएगा? आप खुद सोच कर निकालो इसे, आप खुद विश्लेषण करो कि जल किधर से किधर जाना चाहिए। ये एक कोशिका है, इसके संपर्क में ये दूसरी कोशिका है, इसको हम कोशिका बी मान लेते हैं, इसको कोशिका क्या मान लेते हैं? ए मान ले, कोई भी मान लो। इसमें जल मान लो 100% है। आपको बताया है कि जब जल की मात्रा 100% हो, अर्थात विलायक शुद्ध अवस्था में हो, जल शुद्ध अवस्था में हो, तब शुद्ध अवस्था में कहने का मतलब उसमें विलय नहीं मिलाई हमने अभी। तो जल यदि 100% शुद्ध है तो उसका जल विभव क्या होता है? उच्च विभव। यानी इसकी मुक्त ऊर्जा क्या होती है? उच्च होती है। इसका विभव उच्च होता है या मुक्त ऊर्जा उच्च होती है? एक ही बात है, कुछ भी कह लो। इसकी मुक्त ऊर्जा उच्च है, यानी इसका विभव कैसा है? अकेले इस विलयन का उच्च है, जिसे आप क्या मान सकते हो? 0। ठीक है। इधर इसमें मान लो कुछ विलय मिले हुए हैं, मान लो 20% विलय मिले हुए हैं, 80% जल की सांद्रता है। इधर जल की सांद्रता क्या है? 80%। मतलब इसकी मुक्त ऊर्जा कुछ कम होगी, या आप ऐसे कह दो कि इसका विभव कुछ क्या होगा? कम होगा। कम ऊर्जा, या आप कह सकते हो कम विभव। अब आपको नहीं पता, मान लो कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर है, आपको नहीं पता। आप केवल जल को देख लो, जल किधर से किधर जाता है? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऐसे जाएगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव अपने आप आंसर आ गया कि नहीं आ गया? या आप कह सकते हो 0 से ऋणात्मक की ओर, ऐसे। ठीक है। जल इस प्रकार से गमन करेगा बी से ए कोशिका में, यानी जल सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव जो कि सर्वाधिक कितना होता है? 0, उससे ऋणात्मक की ओर गमन करता है। ठीक है, क्लियर? तो ये था जल विभव।
अब हमारा लास्ट टॉपिक है अंतः शोषण। अंतः शोषण की यदि सबसे पहले परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी पदार्थ के द्वारा बिना जल में घुले जल को अवशोषित करना अंतः शोषण कहलाता है। यानी शर्त क्या है? पदार्थ जल में घुलना नहीं चाहिए और बिना जल में घुले जितना जल अवशोषित करेगा, यह जल को अवशोषित करने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? अंतः शोषण। जैसे मान लो आपके पास कोई रुई है या कपास, कॉटन ले लो आप, उस कॉटन को जल में भिगो, कॉटन क्या करेगी? जल को सोख लेगी। क्या वो कॉटन जल में घुली है? नहीं। जल में बिना घुले किसी पदार्थ का जल को अवशोषित करना क्या कहलाएगा? अंतः शोषण कहलाएगा। अंतः शोषण के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सर्दियों बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों का, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे किसके बने हुए हैं? उसकी कोशिका में को क्या पदार्थ उपस्थित है? सेल्यूलोज और पेक्टिन। आप जानते हो कि सेल्यूलोज जल को अवशोषित करने वाला होता है, अर्थात जल स्नेही पदार्थ होता है। तो बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों का फूलना किस घटना के कारण होता है? अंतः शोषण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक और पदार्थ है, जैसे एक और पादप है सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला जिसको हम पुनर्जीवनी प्लांट भी कहते हैं, उसमें पुनर्जीवन की जो क्रिया है, एक बार पूर्ण रूप से मुरझा जाता है, हमें लगता है भी ये नष्ट हो गया, मर गया, लेकिन जैसे उसे जल मिलता है वो वापस खिल जाता है, वापस जीवित हो उठता है। तो इस प्रकार सिलेजिनेला में पुनर्जीवन की जो क्रिया है वो भी किसके कारण होती है? अंतः शोषण के कारण होती है। इसी प्रकार अंकुरण के समय बीजों का जल अवशोषित करना भी क्या है? अंतः शोषण है। तो आपके पास तीन घटनाएं होगी: लकड़ी के दरवाजों का फूलना बरसात के दिनों में, दूसरा सिलेजिनेला जैसे पुनर्जीवनी पादपों का पुनर्जीवित होना, तीसरा बीजों का अंकुरण के समय जल को अवशोषित करना। ये सब क्रियाएं जो हैं, सब घटनाएं जो हैं, किस पर आधारित हैं? अंतः शोषण पर आधारित है। तो अंतः शोषण की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल बस आपको ध्यान रखने, और कोई इसमें खास बात नहीं है। परिभाषा एक बार फिर से सुन लो: किसी पदार्थ का जल में बिना घुले जल को अवशोषित करना अंतः शोषण कहलाता है। ठीक है, अंतः शोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक हो सकते हैं। यदि इसके प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की जाए तो तापक्रम इसको प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अंतः शोषक की बनावट, अंतः शोषक यानी जो पदार्थ जल को अवशोषित कर रहा है, अंतः शोषित कर रहा है, उसकी बनावट किस प्रकार की है। यदि हम एक सीधा लकड़ी का दरवाजा देखें, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधे फट्टे लगे हुए हैं, सीधा सपाट लकड़ी का दरवाजा है, वो जल को ज्यादा अवशोषित अंतः शोषित करेगा, वो ज्यादा फूलेगा। इसके बजाय हम कोई डिजाइनदार, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिजाइन है, जैसे आपने देखा होगा अपने घर में जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उनमें डिजाइन दिए जाते हैं। हालांकि डिजाइन आजकल हमें लगता है भी ये सुंदरता के लिए है, लेकिन डिजाइन का अपना एक अलग महत्व भी है कि वो फूलते कम है, अर्थात जल को अंतः शोषित कम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतः शोषक की बनावट जो है, उसकी रूपरेखा जो बनावट है, उसकी जो प्रकृति है, वो भी अंतः शोषण को प्रभावित करती है। और तीसरा है जल की सांद्रता, जल की सांद्रता। तो ये कुछ कारक हैं जो कि अंतः शोषण को प्रभावित करते हैं। बस इतना सा ही इसमें ध्यान रखना है। परिभाषा ध्यान रख लो, इस पर आधारित घटनाएं ध्यान रख लो, और अंतः शोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन चीजों को ध्यान रख लो। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया जल विभव और हमने देख लिया अंतः शोषण। तो आज इस पाठ का समापन हो चुका है इसी के साथ।